नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टीवीएस की अपाचे 164V 2021 एडिशन, जहां पर पावर अब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ये अब इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल बन चुकी है। अगर आप एयर और ऑयल कूल मोटरसाइकिल्स को देखें, कुछ वक्त पहले जब BS6 वर्जन इस मोटरसाइकिल का आया था, तब तक बजाज की जो पल्सर NS 160 है वो तब भी इससे ज़रा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल बन चुकी है। जब इसका BS6 वेरिएंट आया था, तब इस मोटरसाइकिल का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण मैंने किया था, जहां पर इसके इंजन के अंदर जो बड़े ही बेहतरीन चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एसिमेट्रिकल पिस्टन और उसके साथ साथ और भी जो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं जो इसे काफ़ी विशेष बना देते हैं। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी थी, तो वो सब मैं आज रिपीट नहीं करूँगा। उसके लिए आपको ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और देखिए कि इस मोटरसाइकिल को क्या कुछ खास बनाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा पावर के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की सारी BS6 मोटरसाइकिल्स के साथ कहाँ स्टैंड करती है। तो चलिए हम लोग पहले इंजन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, पावर यहाँ पर 16.02 PS से बढ़कर के 17.63 PS हो गई है, जो कि 1.61 PS का इजाफा है और ये बहुत ही बड़ा इजाफा है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अब जो पीक पावर है वो 8250 RPM के बजाय 9250 RPM पर बनती है, जो कि 1000 RPM ज़्यादा है। टॉर्क भी 14.12 Nm से बढ़ के 14.73 Nm हो गई है और यहाँ पर भी 0.61 Nm का इजाफा हुआ है। अब इसे हम लोग सबसे पहले पल्सर से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी वही था और पल्सर में 17.2 PS की पावर है, यहाँ पर आपको 0.41 PS ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर 14.73 Nm के साथ आपको 0.13 न्यूटन मीटर ज़्यादा मिलेंगे। और जो दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं इस सेगमेंट में वो कहीं आसपास भी नहीं है। सबसे क्लोज जो मोटरसाइकिल आती है वो है एक्सट्रीम 15.22 PS के साथ, जिसका पावर इस मोटरसाइकिल से लगभग 2 PS कम है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग वेट की बात करें तो ये जो मोटरसाइकिल है ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल्स में से एक है, भारी मोटरसाइकिल्स में भी एक है। ये सिर्फ पल्सर NS 160 से ही हल्की है। जहाँ पल्सर NS 160 151 kg की है, वहीं ये मोटरसाइकिल अपने ट्विन डिस्क वेरिएंट में 147 kgs की है। और अगर आप इस सेगमेंट की सबसे हल्की मोटरसाइकिल की बात करें तो FZS जो है वो सिर्फ 135 kgs की है, लेकिन वहाँ पर पावर भी बहुत कम है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पावर के साथ साथ ये जो सीट है इसमें भी एक बदलाव किया गया है। ये जो 2 टोन ट्रीटमेंट है, ये पहले ग्रे था, अब यहाँ पर आपको ये 4 कार्बन फाइबर जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। ये इस सेगमेंट की सेकंड सबसे लंबे व्हील बेस वाली गाड़ी है। और यहाँ पर अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, सामने आपको पेडल डिस्क्स मिलते हैं, 270 mm का फ्रंट डिस्क है, पीछे 200 mm का डिस्क है। अगर आप चाहें तो 130 mm का रेयर ड्रम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक नाम की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके अंतर्गत अगर आप स्लो स्पीड्स पर थ्रॉटल पूरी क्लोज करके भी चलाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है और ट्रैफिक में आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी स्टॉल नहीं होती है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस इसमें से एक है, यानी कि ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी अच्छे से चल सकती है। सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सीट है ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, वेल कुशन्ड और यूजेबल सीट्स में से एक है। और ये बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद अगर आप इसे एक फैमिली मोटरसाइकिल की तरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर सीट हाइट जो है पीछे बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और सामने भी 800 mm की सीट हाइट के साथ आप में से जो रिलेटिवली छोटे कद के राइडर्स हैं वो भी इसे राइड कर पाएंगे। 5 फुट 5 इंच या 6 इंच के जो राइडर्स हैं वो भी आराम से यहाँ पर बैठ सकेंगे। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है और मैं यहाँ पर बड़े आराम से अपने जो हील्स हैं वो ज़मीन पर टच कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। और एक और जो अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि इसका राइडिंग पोजीशन जो है ये एक अच्छा मिश्रण है, थोड़ा कमिटेड और कंफर्टेबल स्टांस जो होता है उसके बीच का एक हाइब्रिड है। और थोड़ा कमिटेड होने के कारण आपके हाथों पर ज़रा भार आता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग अगर आप कर रहे हैं, और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं तो थोड़ा भार आपके हाथों पर आना ज़रूरी है, सो दैट आपकी जो बैक है और जो बिहाइंड है उसके ऊपर सारा वेट ना आए और आप बहुत जल्दी टायर्ड ना हो। फुट पैग्स थोड़े रियर सेट्स हैं और एक अच्छा बैलेंस्ड राइडिंग स्टांस आपको यहाँ पर मिलता है। अब चूंकि इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा थ्रोटी, सबसे ज़्यादा बेजी रहा है हमेशा से ही, तो चलिए इसे फायर करके एक बार हम लोग देख लेते हैं।
अगर आप स्विच गियर की यहाँ पर बात करें तो आपको इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न और पास स्विच मिलता है। हैज़र्ड लाइट्स यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर अगर मेरे ख्याल से एक USB सॉकेट भी होता तो बहुत अच्छा होता। ये इंक्लूजन यहाँ पर TVS को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया है। मिरर्स बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही वाइड मिरर्स हैं और बहुत ही यूजेबल भी हैं। आपको पीछे का दृश्य काफ़ी क्लियरली नज़र आता है, और ये यहाँ पर जो लेवर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो ग्रिप्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, और ये जो मोटरसाइकिल है काफ़ी खूबसूरती से बनाई हुई है। इसका जो स्टांस है ये काफ़ी एग्रेसिव है। बड़े टैंक श्राउड्स हैं यहाँ पर, तो इस मोटरसाइकिल में एक मीट है, काफ़ी सब्सटेंशियल लगती है मोटरसाइकिल, बड़ी लगती है। वेट ले लीजिए या फिर इस सेगमेंट में व्हील बेस ले लीजिए, दूसरे सबसे लंबे व्हील बेस के साथ ये मोटरसाइकिल देखने में काफ़ी सब्सटेंशियल लगती है, और ऊपर बैठने के बाद आपको एक बिग बाइक फील भी देती है। 12 लीटर्स का यहाँ पर आपके पास फ्यूल टैंक है, और अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको 40 to 45 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मिलेगी, जिससे कि आपको रेंज जो है वो लगभग 500 किलोमीटर्स की मिलेगी ऑन अ फुल टैंक ऑफ फ्यूल। यहाँ पर अगर मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि माइलेज इस मोटरसाइकिल की सेगमेंट में सबसे ज़्यादा नहीं है, और FZS जो है वो आपको ज़रा ज़्यादा माइलेज देती है। लेकिन पावर के लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए तो TVS ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सेगमेंट लीडिंग पावर के बावजूद यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, और आपको किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। टायर्स की अगर आप यहाँ बात करें तो आगे 90 सेक्शन टायर्स और पीछे 130 सेक्शन टायर्स आपको मिलते हैं। पीछे आपको रेडियल टायर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल्स में रेडियल टायर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक हगर नज़र आएगा। अगर आप टेल लाइट यहाँ पर देखेंगे तो LED है, और जैसा मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था, यहाँ पर हेडलाइट जो है इसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ऑल LED यूनिट है, लेकिन ब्लिंकर्स जो है यहाँ पर अभी भी बल्ब्स हैं। ग्रैब रेल काफ़ी यूजेबल है, इसे आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अर्गोनॉमिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी यूजेबल है। यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस गियर पोजिशनिंग सिस्टम है, और यहाँ पर सेंसर्स लगे हैं। और टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखने जाएँ तो शायद इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोटरसाइकिल्स में से ये एक होगी। यहाँ पर लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखने जाएंगे तो आपके पास यामाहा R15 और MT-15 अवेलेबल हैं। लेकिन आज की तारीख में जो गैप था एयर और ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल्स का लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो गया है। और मैं अगर कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूं तो आप ये जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये मोटरसाइकिल कितनी क्लोज़ आ गई है उन लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल्स के परफॉर्मेंस के मामले में। बात करते हैं पहले MT-15 की, जहाँ पर आपको 18.5 PS मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 17.63 PS, यानी कि 0.9 PS से भी कम डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स में। और जो टॉर्क है यहाँ पर वो आपको MT-15 से ज़्यादा मिलती है। वहाँ आपको 13.9 न्यूटन मीटर्स मिलेंगे, और यहाँ आपको 14.73 न्यूटन मीटर्स मिलेंगे, जो कि वहाँ से 0.83 न्यूटन मीटर्स ज़्यादा है। R15 से भी अगर इसे हम कंपेयर करें तो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और 1 PS से भी कम का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो पहले जो बड़ा प्रोनाउंस्ड डिफरेंस था इन गाड़ियों में वो अब नहीं रहा है। और अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखें तो उस लिहाज से जो गैप है वो काफ़ी हद तक इस मोटरसाइकिल ने क्लोज़ करने की एक कोशिश करी है, क्योंकि जो बाकी मोटरसाइकिल्स हैं, अगर आप पल्सर को छोड़ दें तो वहाँ पर पावर जो है अभी भी काफ़ी कम है, और ये मोटरसाइकिल सब्सटेंशियली इस सेगमेंट में पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो FZS में आपको सिर्फ 12.4 PS मिलते हैं, जिक्सर 155 में आपको सिर्फ 13.6 PS मिलते हैं, एक्स ब्लेड में आपको 13.8 PS मिलते हैं, और एक्सट्रीम में 15.22 PS मिलते हैं। यानी कि अगर आप FZS से इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर 5 PS से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट बात है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से यहाँ पर इस मोटरसाइकिल का एयर ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल्स में कोई सानी नहीं है। पल्सर इसके क्लोज आती है, लेकिन आउटराइट एक्सेलरेशन और रिफाइनमेंट के मामले में ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली पल्सर से ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है पर से, अगर आप गियर स्पीड्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर गियर स्पीड जो है वो जो 2021 मॉडल से पहले वाला मॉडल था उसके जैसी ही है। हर गियर में ये मोटरसाइकिल उतनी ही स्पीड प्राप्त करती है। टॉप स्पीड भी 114 किलोमीटर्स पर आ रही है। और अगर आप हर गियर में स्पीड्स की बात करें तो पहले गियर में 44, सेकंड गियर में 69, थर्ड गियर में 96, फोर्थ गियर में 115 और फिफ्थ गियर में 125 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीडो इंडिकेटेड स्पीड के साथ यहाँ पर जो स्पीड्स हैं वो सेम है। लेकिन अब डिफरेंस ये आया है कि उन स्पीड्स तक पहुँचने में आपको वक्त ज़रा कम लगता है और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर पहले से बेहतर हो गया है।
अब यहाँ पर हालांकि खामी बताने जैसा कुछ नहीं है, इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग, इसका शैसी, इसका बैलेंस सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो टायर्स हैं यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से अगर ज़रा और बेहतर हो तो इस गाड़ी के परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। और ये जो स्टैंडर्ड फिट टायर्स हैं यहाँ पर, वो हालांकि ड्राई कंडीशंस में काफ़ी अच्छे से चलते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कॉर्नरिंग करें तो शायद आपको ऐसा लगे कि और ज़्यादा ग्रिप यहाँ पर हो सकती थी। वेट कंडीशंस में भी यहाँ पर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। तो ये जो टायर्स हैं, इनकी क्वालिटी ज़रा और बेहतर हो जाए तो इस गाड़ी के परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की आप बात करें तो ये भी वो पुरानी फेमिलियर यूनिट ही है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको नहीं मिलता है वो है एक गियर इंडिकेटर, जो मेरे ख्याल से होना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा ऊपर आपको टैको मिलता है, नीचे फ्यूल गेज यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ओडोमीटर, उसके साथ ही 2 ट्रिप मीटर्स आपको नज़र आएंगे और आपने जो इस मोटरसाइकिल पे हाईएस्ट टॉप स्पीड अचीव करी है वो भी आपको नज़र आएगी। अभी टॉप स्पीड यहाँ पर 129 किलोमीटर्स की दिखा रहा है, जो मैंने रजिस्टर नहीं करी है तो मैं इसको अटेस्ट नहीं कर सकता। मेरे अनुभव में इसकी जो टॉप स्पीड मैंने स्पीडो पे नोटिस करी वो थी 125 किलोमीटर्स पर आवर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटी क्लॉक मिलती है और साथ ही आपको यहाँ पर जो 0 to 60 टाइमर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये एक रीज़नेबली फीचर रिच इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ अभी तक अवेलेबल नहीं है। हालांकि 200 में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो फीचर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ऑल इन ऑल अगर आप एक इस सेगमेंट की सबसे परिपूर्ण मोटरसाइकिल की बात करें तो मेरे ख्याल से इस बात में कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए कि ये जो मोटरसाइकिल है ये इस सेगमेंट की सबसे कंप्लीट मोटरसाइकिल बन के सामने आती है। रिसेंटली जो हीरो की एक्सट्रीम आई वो भी एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट और काफ़ी एन्जॉयबल मोटरसाइकिल बन के सामने आई। लेकिन अगर आप एक आउटराइट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल की बात करें तो मेरे ख्याल से अपाचे जो है ये आज भी इस सेगमेंट को लीड कर रही है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी ये प्रैक्टिकलिटी में कहीं पर कोई समझौता नहीं करती है। तो अगर आप इसे एज अ फैमिली मोटरसाइकिल या एवरीडे यूज़ के लिए भी ख़रीदना चाहते हैं तो भी ये मोटरसाइकिल सारे मानदंडों पर खरी उतरती है, जो कि इसे एक बहुत ही कंप्लीट मोटरसाइकिल बना देता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से टीवीएस ने बहुत ही सोच समझ के काम किया है। परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सॉफ्टली स्प्रंग मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सस्पेंशन है बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आप इसे डे टू डे यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर आप ख़राब रास्तों को भी टैकल करें, वहाँ पर भी ये आपको रिलेटिवली कंफर्टेबल रखेगी। सस्पेंशन कंफर्टेबल है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ये भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये बहुत ही कंप्लीट मोटरसाइकिल है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्राइसिंग भी यहाँ पर जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिवली रखी गई है। यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप रेयर ड्रम ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको 1,08,000 यानी 1.08 लाख रुपीज़ में एक्स शोरूम ये मोटरसाइकिल पड़ेगी। और अगर आप बोथ डिस्क वेरिएंट्स के साथ जाना चाहते हैं तो 1.11 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम ये मोटरसाइकिल आपको पड़ेगी। अब आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो प्राइस है ये इस सेगमेंट के लोअर साइड के प्राइसेस में से एक है। अगर आप इसे कंपेयर करें होंडा एक्सप्लेड से तो वहाँ पर आपको 1.14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देने होते हैं। इस गाड़ी की कीमत पल्सर के जितनी ही है, वहाँ पर भी आपको 1.11 लाख रुपीज़ देने होते हैं। जिक्सर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर आपको 1.18 लाख रुपीज़ देने होते हैं। FZS जो कि पावर के मामले में बहुत ही कम है, वहाँ पर भी आपको 1.1 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देने होते हैं। और एक्सट्रीम जो है काफ़ी केपेबल मोटरसाइकिल है, वहाँ पर कीमत ज़रा कम है, वहाँ पर आपको 1.07 लाख रुपीज़ देने होते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं, जो साइज़ है इसका और जो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलता है, उस लिहाज से जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर इस रेड कलर के अलावा आपको एक ब्लैक और एक ब्लू कलर भी मिलता है और ये चॉइस आपकी है कि आपको इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आता है। बट ओवरऑल स्टाइलिंग की बात कर लें, साइज़ की बात कर लें, वैल्यू फॉर मनी की बात कर लें, परफॉर्मेंस की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, यहाँ पर कमियाँ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे पर्सनल विचार में ये मोटरसाइकिल जो है इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल है आज की तारीख में। आप किसी भी परिप्रेक्ष्य से इसे देखें, ये जो मोटरसाइकिल है ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगी। और मैं इस मोटरसाइकिल को इस सेगमेंट में डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को रेकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे वारंटी भी आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर की मिलती है। तो आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई अंदेशा है, कोई भी शक व शुबा है, तो उसे हटाने के लिए ये वारंटी भी एक बड़ा काम करेगी। तो मेरे लिहाज से इस सेगमेंट में अगर आपको एक सर्वगुण संपन्न मोटरसाइकिल चाहिए तो इस मोटरसाइकिल से बेहतर मोटरसाइकिल शायद आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा ज़्यादा चाहिए तो शायद आप यामाहा की तरफ देख सकते हैं।
FZS का फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। जिक्सर का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। पल्सर परफॉर्मेंस के मामले में इससे एज लिए हुए था, लेकिन अब मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। एक बैलेंस्ड मोटरसाइकिल अगर आपको चाहिए तो हीरो की मोटरसाइकिल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप इन सारी क्वालिटीज़ को एक सम्मिश्रण में लेकर के ढालने की कोशिश करें तो उसका अवतार जो होगा वो ये मोटरसाइकिल ही रहेगी, और इस मोटरसाइकिल को मैं अपने व्यूअर्स को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटराइड्स को। अपनी सर्चेस के आगे मोटराइड्स लगाना मत भूलिए, और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।